नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण खबर जो इस देश में लोकतंत्र में न सिर्फ सियासतदानों को बल्कि इस देश की सिविल सोसाइटी को और आम लोगों को इससे राबता रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। खबर यह है कि महाराष्ट्र में जब मई जून में लोकसभा का चुनाव हुआ, महज 4 महीने बाद महज 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव के बाद 47 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? क्या भारत में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि की दर महाराष्ट्र में है? क्या महाराष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि के तमाम प्रतिमानों को तोड़ दिया है या कुछ अलग खेला है? और इन 47 लाख वोटर जो महज 4 महीने में बढ़ गए, उन 47 लाख वोटर्स में से 22 लाख तो नए वोटर हैं। हो सकता है कि 47 लाख लोगों का ठीक 18 साल पहले, यानी उनमें से 22 लाख लोगों का ठीक 18 साल पहले मई के बाद यानी जून से लेकर के सितंबर के 4 महीनों में, जून जुलाई अगस्त सितंबर 2006 के साल में जन्म हुआ हो, 22 लाख लोगों ने जन्म लिया हो, वो वोटर बन गए हो और सब के सब 22 लाख महाराष्ट्र में ही वोटर बने हो। और उससे भी बड़ा सवाल कि यदि महाराष्ट्र में रोजगार देने की दर इतनी तेज है, तो जो 22 लाख के अलावा 25 लाख वोटर है वो कहां से आ गए? क्या वो 25 लाख वोटर एकनाथ शिंदे की सरकार का इस्तकबाल करते हुए, उनकी सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए महज 3 महीने में किसी दूसरे राज्य से आ गए, देश के दूसरे हिस्सों से आ गए और वहां महाराष्ट्र में आकर के वोटर बन गए? अगर वाकई ऐसा है, तब तो एकनाथ शिंदे को भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। और 230 क्या 288 सीटें दे दी जानी चाहिए थी, क्योंकि कोई राज्य महज 3 महीने में 25 लाख नए वोटर बना दे, यानी अगर उसके परिवार के लोगों की संख्या देखें तो कम से कम 50 लाख नए लोग महाराष्ट्र में आकर बस जाए दूसरे राज्य से। ये नौबत अगर 3 महीने में एकनाथ शिंदे ने पैदा कर दी, तो हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था। फिर उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा? ये सब ऐसे सवाल हैं जिन सवालों की जड़ में जो सबसे बड़ा सवाल है, उस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि आखिर 3 महीने 4 महीने के अंदर महाराष्ट्र में इतने वोटर एक साथ कहां से आ गए? चलते हैं इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर आशीष चित्रांशी जी के पास। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं इकोनॉमिक्स धन्यवाद। का स्टूडेंट रहा हूं, अपने दर्शकों के लिए बता दूं। और इतनी तेज ग्रोथ, इतनी जबरदस्त ग्रोथ मैंने हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्यों में न तो अर्थव्यवस्था की देखी है, न ही जनसंख्या की देखी है। 47 लाख, मैं आपके पास पहला सवाल लेकर आ रहा हूं कि 47 लाख नए वोटर जून से लेकर आचार संहिता लगने के पहले यानी सितंबर के महीने तक बढ़े, 4 महीनों में। इन 4 महीनों में इन 47 लाख वोटरों में 22 लाख फ्रेश वोटर है, पहली बार के वोटर। इसका मतलब यह हुआ कि 2024 का जून से सितंबर का महीना है, तो 2006 में जून से सितंबर के बीच में 22 लाख लोग जन्म लिए होंगे और उनकी जन्म के बाद सर्वाइवल रेट यदि 100% होगी तो सभी 22 लाख वोटर बन गए 3-4 महीने में। दूसरा, 25 लाख लोग दूसरे आ गए। पहली बार का वोटर तो 22 लाख है, जो जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों पर ही सवाल उठाता है। दूसरा आंकड़ा यह है कि 22 लाख के अलावा यदि 47 लाख में से 22 लाख को घटा दें, माइनस कर दें, तो 25 लाख वोटर बचते हैं। वो 25 लाख वोटर जो फर्स्ट टाइमर नहीं है, तो क्या वो दूसरे राज्य से आ गए, दूसरे राज्यों से? अगर दूसरे राज्यों के 25 लाख लोगों को यदि 4 महीने में समाहित करने की कुवत है शिंदे सरकार में, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 75 लाख लोगों को दूसरे राज्यों को बुलाकर रोजगार देने की कुवत है। और इतनी कुवत अगर उस सरकार में है, तब तो लाडली बहना जैसी स्कीम की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो सरकार बाहर के राज्य के हर 4 महीने में 25 लाख लोगों को वहां ला सकती है, रोजगार दे सकती है, साल में 75 लाख लोगों को, उस सरकार को तो भारत रत्न, नोबेल सब दे देना चाहिए। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में मंदी का असर रहा है। ये हुआ कहां है? कहां से इतने लोग एक साथ आ गए? मेरी समझ में गणित नहीं आ रहा। न तो जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत है, न तो वो समझ में आ रहा है, न चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत समझ में आ रहा है, और न ही अर्थव्यवस्था में जॉन मेनार्ड कीन्स से लेकर के अमर्त्य सेन तक का सिद्धांत समझ में आ रहा है रोजगार देने का। अभिषेक, में डार्विन, अमर्त्य सेन सबको किनारे करके बड़े मोटे
मतलब जितना मेरी बुद्धि है, सामान्य बुद्धि, उस बुद्धि से सीधा सपाट समझाता हूँ, दर्शक समझ पाए। दरअसल तमाम राजनीतिक विश्लेषक, हम लोग भी, सब अलग अलग हिस्सों में इस चर्चा को कर रहे हैं कि कहां पर खेल हुआ, कहां पर बेईमानी हुई। आरोप भी अलग अलग पार्ट में लग रहे हैं। कुछ नेता मशीन पर हमला कर रहे हैं, कुछ नेता वोटर लिस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन मैं जब से महाराष्ट्र के नतीजे आए, उससे पहले चुनाव के वक्त से भी, और 23 तारीख से मैं महाराष्ट्र जाके होकर के भी आ गया, और लगातार कोई दिन ऐसा नहीं है जब महाराष्ट्र के वीडियोज और वहां की चुनावी नतीजों के बाद की खबरों को, एक एक खबर को मैं न देख रहा हूं बड़े करीब से। दरअसल मुझे लगता है कि 3 हिस्से में हुआ है खेल, 3 पार्ट है। ये भाजपा को समझना बड़ा मुश्किल है। आज खड़गे साहब ने कहा है सीडब्ल्यूसी में कि हमें तैयार रहना होगा उनके हिसाब से सोचने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए। वही बात है, 3 पार्ट में हुआ है। पहला पार्ट जिसकी चर्चा आपने की, मतदान से पहले ही बड़ा खेल हो चुका था, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो मशीन में खेल हुआ, और तीसरा पार्ट भी है जिस पार्ट के बारे में नहीं चर्चा हो रही है। एक वीडियो आया था धनंजय मुंडे की विधानसभा से, वहां पर कुछ गुंडे थे, वो मतदाताओं को थप्पड़ मार मार के भगा रहे थे जो समर्थक मतदाता नहीं थे, जिनके बारे में वहां उनको यकीन था कि ये धनंजय मुंडे को वोट नहीं करेंगे। वो थप्पड़ मार मार के भगा रहे थे, और वो खुल करके धनंजय मुंडे के पक्ष में नारे लगा रहे थे, खुद को धनंजय मुंडे का करीबी और खास कार्यकर्ता बता रहे थे। तो ऐसी भी सीटें चिन्हित हुई होंगी कि कहां कहां पर महाराष्ट्र में 288 में कितने धनंजय मुंडे हैं जो बिना मशीन के, बिना वोटर लिस्ट के अपना काम संभाल लेंगे, कि जिसको वोट खिलाफ में जाना है वो देने ही नहीं देंगे। तो ये 3 हिस्से थे। इस हिस्से में, जिस हिस्से की चर्चा कर रहे हैं, पहले उस हिस्से पे हम आते हैं। मैं कहूंगा कि एक वो स्क्रीन पर अगर चल जाए जो वोटर में बढ़े, कब कब कितने वोटर बढ़े, एक डाटा है, एक सीट है, उसमें ये देखिए आप, सामने आपके है 2019 से गौर कीजिएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव जो हुआ और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, 5 साल का अंतर है। इस 5 साल में महाराष्ट्र में 37 लाख मतदाता बढ़े हैं। 37 लाख मतदाता 5 साल में बढ़े हैं। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव और ये जो अभी विधानसभा चुनाव हुए, इन 4.5-5 महीनों में 47 लाख बढ़े। 47 लाख मतदाता, हटा दीजिए इसको, 47 लाख मतदाता बढ़े। अब आप सोचिए, ये गजब का, मतलब चौंकाने वाला, अजीबोगरीब मामला है कि 5 साल में 37 लाख और 5 महीने में 47 लाख। इसी को तो कहते हैं मतलब विश्वगुरु आप हम क्या बनेंगे। कहना चाहते हैं? एक मिनट सुनिए आशीष जी, मैं हम्म, आसान भाषा में अपने दर्शकों के सामने आपसे सवाल पूछता हूँ। 5 हम्म। साल तक महाराष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि की दर राहुल द्रविड़ वाली रही और आखिरी 4 महीने में वीरेंद्र सहवाग वाली हो गई। नहीं, मैं और डिटेल में जाता हूं, इसको तकनीकी रूप से समझें। ये जो फर्क है, कांग्रेस को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन कांग्रेस तब लाठी निकालती है घर से जब सांप निकल चुका होता, उसके बाद ले लाठी पीटती है, और वो भी दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसा होता है कि लाठी पूरे जोर से मारते हैं लेकिन जमीन को टच नहीं करती, ऐसे भी कांग्रेस में नेता है। दरअसल 19 अक्टूबर को लेटर दिखाइए, जो एक लेटर होगा 3 पन्नों का, 19 अक्टूबर का, 3 पन्ने उसके अलग अलग हैं। 19 अक्टूबर को कांग्रेस ने ये लेटर जो है आयोग को भेजा। 19 अक्टूबर को देखिए, लिखा है 19 अक्टूबर 2024, टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से भेजा गया। इसमें पूरा ब्यौरा था कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस का तो यहां तक आरोप था कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के या महाविकास आघाड़ी के समर्थक हैं, उनका नाम मतदाता सूची से गायब किया गया है, ये हटाया गया। तो ये सारा 19 अक्टूबर को, लेकिन फिर 19 अक्टूबर को भेज दिया, हटा दीजिए इसको। कांग्रेस में जिसके भी जिम्मे काम रहा होगा या महाविकास आघाड़ी में, उसके उसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। उसके बाद उस विषय पर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई पूरे चुनाव के दरमियान, उस विषय को कभी मुद्दा नहीं बनाया गया। ये चिट्ठी अब पता चली है कि 19 अक्टूबर को गया था, नहीं हमें भी नहीं पता था, भेज दिया चुपके से। वही है कि बस खत हमने भेजा, क्या खत भेजा है तुम्हें हमने,
अब क्या प्यार नहीं मेरा दिल है, जो भी गाना है, गाना उन्हें फिल्म तेरे नाम लिखा, हाले दिल सलाम लिखा, वही हुआ है। सलाम लिखा, तो वैसे लिख दिया। इसको किसी को पता नहीं, ना जनता के बीच में लेके गए, ना अपने समर्थकों के बीच में लेके गए, ना कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर के गए। अब इस चिट्ठी के साथ 29 नवंबर को माननीय जयराम रमेश ने अब इस मुद्दे को उठाया और फिर से एक चिट्ठी लिखी, फिर से वो भी दिखा दीजिए, एक पन्ना वो कई पार्ट में, लेकिन उसका फ्रंट पेज तो दिखाई दीजिए। ये चिट्ठी गई है अर्जेंट मेमोरेंडम 29 अक्टूबर 2024। ये फिर लिखा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑन द सीरियस इशू ऑब्लिक कंसर्न्स आइडेंटिफाइड इन द वोटर डाटा फॉर द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2024। ये कहानी, ये पोथा फिर लिखा गया है। अब इसकी गंभीरता इतनी है कि कैसे मतदान से पहले पूरा खेल संपन्न हो चुका था, बड़ा पोर्शन, उसके बाद मशीन वाला भी रोल आया और धनंजय मुंडे टाइप भी रोल हुआ। कुल मिला जुला करके 47 लाख वोट बढ़े हैं। 47 लाख वोटों को अगर विधानसभा वाइज आप एक एवरेज निकालेंगे तो हर विधानसभा में 10,000 से ज्यादा वोट बढ़े, हर विधानसभा में 10,000 से ज्यादा वोट बढ़े हैं। कांग्रेस ने जब पहले ही इस विषय पर 20,000 के करीब हो गए, 20,000, 18,000 के करीब हो गए। हाँ, तो वो कहीं कि 10,000, 12,000, 15,000, मतलब जो भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में वैरी कर रहा हो। अब इसमें जो है, हाँ, 20,000 के आसपास। इसमें क्या है कि कांग्रेस का एक आरोप ये भी रहा है कि जो ये सिर्फ बढ़ाए नहीं गए हैं, घटाए भी गए हैं। जो महाविकास अघाड़ी के समर्थक मतदाता थे, ये चिन्हित हो जाता है। इसमें कोई ये आरोप, मैं एक बात याद दिला देता हूं, 2022 में जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में यही आरोप कि मतदाताओं को जोड़ने वाली बात नहीं थी, वहां घटाने वाली बात ज्यादा जो है हावी थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं का नाम हटाया गया है। इस पर जब ये भेजा तो एक होता है ना कि गीदड़ भभकी, कि अगर पहले ही अटेम्प्ट में सामने वाला डर जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो तत्काल एक नोटिस जारी कर दिया गया था अखिलेश यादव को कि आपने ऐसे कैसे बोला, नोटिस जारी किया, इसका जवाब दीजिए। वहां पर उसी घटना के बाद मैं अखिलेश की तारीफ करना शुरू किया, नहीं तो कई बार मैं आलोचना करता था। अखिलेश ने बाकायदे उसके तथ्यात्मक रूप से दस्तावेज जुटाए और उसका जवाब भेजा। उसके जवाब को भेजे हुए 2022 के चुनाव का 2024 खत्म होने जा रहा है, आज तक पलट करके राजीव कुमार के आयोग ने उसकी चर्चा नहीं की। नहीं, अब आशीष चर्चा जी, एक क्या सवाल करें। यहाँ ये उठता है, आशीष जी, इस पूरे मामले को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि एक तरफ जो वोटर लिस्ट को तैयार करने की प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं कि हर साल 1 जनवरी के आसपास वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, चाहे चुनाव हो या ना। चुनावी साल में अक्सर होता है कि जब चुनाव राज्य में हो रहे हों, चुनाव के पहले एक आखिरी दौर में वोटर जोड़ने के लिए एक बड़ी अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि जिनका नाम छूट गया है वो अपने जिले के कलेक्ट्रेट में सीधे जाकर के किनके बेटे हैं, किनके पोते हैं, किस इलाके में रहते हैं, कौन सा बूथ है, अपना डिटेल वहां देते हैं, तो फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के पहले, लेकिन याद रखिए आचार संहिता लगने के ठीक पहले फाइनल वोटिंग लिस्ट का प्रकाशन हो जाना चाहिए, जो महाराष्ट्र के मामले में भी हुआ है। महाराष्ट्र में 16 अक्टूबर को लगी है आचार संहिता, अगर हमें याद है 16 अक्टूबर या 15 अक्टूबर ऐसे ही तारीख है कुछ। तो उस तरह से उसके पहले वोटर लिस्ट बन गई होगी। तो जब ये वोटर लिस्ट 4 महीने में तैयार हो गई, 4 महीने में इतने लोग बढ़ गए, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लोगों ने चुनाव के दरमियान ध्यान नहीं दिया कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। क्योंकि मैंने जब सुना है तो मुझे जानते क्या लगा है, मुझे मोदी जी को बधाई देने के लिए और शिंदे साहब को बधाई देने का मन कर रहा है। मुझे पहली बार यही लगा, मैं सच बता रहा हूँ, कि सीएए कानून जो संसद ने पारित किया था, जो दूसरे पड़ोसी देशों के 4 करोड़ के करीब परसिक्यूटेड माइनॉरिटी को भारत में शरण देने की बात थी कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी भारत की, यही था सीएए। मुझे लगा उसकी सबसे बड़ी खेप पहले महाराष्ट्र में लाई गई है और महाराष्ट्र के लोग वाकई बड़े दिल वाले हैं। मुझे पहले यही लगा कि है क्या आंकड़ा, ये बता दीजिए कि आए कहां से है इतने लोग। मैं अभिषेक, मैं इसी बात पर, जो आपने कहा ना कि अघाड़ी क्या कर रही थी, कांग्रेस क्या कर रही थी, इसी बात पर जब हम लोग थोड़ा कड़वे शब्दों में, क्योंकि हम मीठे शब्दों में आलोचना नहीं कर सकते, जब मोदी और शाह की उसी भाषा में करते हैं तो उसी भाषा में हम उनकी भी लानत मलानत करेंगे, तो जब करते हैं तो उनको चुभता है। यही तो बड़ी बात है कि जब आपने 19 अक्टूबर को चिट्ठी लिख दी थी, यानी आप इस मुद्दे से वाकिफ थे
कैसा हो रहा है, लेकिन वाकिफ होते हुए आप इंतजार करते रहे। आपको लग रहा था कि आप लहर पर सवार होकर के, जो महायुति के खिलाफ लहर है, आपको लग रहा था क्यों कि चिट्ठी लिखी? सवाल ये है, देखिए आशीष जी, महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम्म, वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई, उस प्रकाशन के कुछ दिनों, हफ्ता दिन के बाद तो चुनाव जरूर घोषित हुआ होगा। नहीं आपने नहीं, चिट्ठी प्र- लिखने में मैं आचार मैं संहिता मैं लगने के बाद लिखी। मैं बता दूं, प्रकाशन, वोटर लिस्ट का प्रकाशन एक ही दिन पहले हुआ था। बिल्कुल उसमें अच्छा। नहीं, 19 अक्टूबर में नहीं कोई गलती है, क्योंकि 2-3 दिन तो प्रकाशन के बाद आदमी समझेगा जी डाटा को। ऐसा तो है नहीं कि एक पन्ने का है और मोदी जी जैसे पढ़ लेना है, जी। वो मोदी जी के टाइप में स्टाइल की, मैं ऐसे 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 कैसे आप जानते हो, पढ़ लेते हैं और एक ही बार में सब समझ में आ जाता है, सारे डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। कांग्रेस में लोग हैं सामान्य बुद्धि के हैं, और कुछ तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, तो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको टाइम लगा, तो 19 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी। अब उस चिट्ठी के बाद भी ये खामोशी थी, इनको था कि वो लोकसभा चुनाव जैसा ही 10-5 सीटें कम हो जाएंगी, कोई बात नहीं, सरकार बनेगी। यही सबसे बड़ी चूक है। अब देखिए, मैं और चीजें साफ करूं, 10,000, इसमें बताया है कि 10,000 एवरेज मतदाता, अघाड़ी के समर्थक मतदाताओं का नाम हटाया गया है। तो कैसे, सोचिए, 10 हटा करके पहले 10 वो जोड़ा और फिर एक्स्ट्रा जोड़ा 47 लाख। इसमें एक आंकड़ा बहुत गौर करने वाला है, बहुत गौर करने वाला आंकड़ा है। महाविकास अघाड़ी के तीनों जो दल थे, इनका 32.8 लाख वोट घटा है। हम्म। अभिषेक, 32.8 लाख वोट घटा है लोकसभा चुनाव के मुकाबले। जी। अब आप एक पॉइंट और जो ध्यान रखिए कि यहां पर जो कहा गया कि लाडली बहना योजना, इसकी वजह से बहुत फायदा हुआ है। तो जो सर्वे आया, जो महाराष्ट्र में पब्लिक सर्वे किया गया, उसके मुताबिक महायुति को 2 से 3% वोट, जो 1,500 रुपए था, 1,500 रुपए के एवज में 2 से 3% वोट का माइलेज मिलना था। ये सर्वे, हम्म। ये कॉमन सर्वे था, ये कोई इंडिविजुअल नहीं, कॉमन सर्वे था कि 2 से 3%। ये 2 से 3% को 3% आप मान लीजिए, तो ये 3% वोट होते हैं 20 लाख वोट। हम्म। 20 लाख वोट, ये कैलकुलेशन देखिएगा, 20 लाख वोट। महायुति का वोट जो बढ़ा है, वो बढ़ा है 67.7 लाख वोट। जी। शिवसेना शिंदे, अजीत पवार और भाजपा, इन तीनों का मिलाकर के 67.7 लाख वोट बढ़े हैं। अब जो 20 लाख वोट जो है, उसका आप घटा दीजिए लाडली बहना का, तो 67 में से आप 20 घटा दीजिए तो कितना आया, 67.7 में से 20.7 घटाइए, कितना आया, 47 लाख वोट। 45। अब आप अब आप तो डाटा साइंस के माहिर आदमी हैं, यही 47 लाख वोट तो पहले हम बताए थे कि यही बढ़ा है 5 महीने 4 महीने में। अब ये देखिए, जो सर्वे के रिपोर्ट्स के मुताबिक जो माइलेज मिलना था, वो माइलेज अगर हटा दीजिए बीजेपी के कुल, महायुति के कुल प्लस वोट्स में से, तो वही आंकड़ा आ रहा है जो मतदाता बढ़े हैं 47 लाख। तो ये 47 लाख बड़ा सवाल है कि ये 47 लाख मतदाता कहां से आए? क्या ये फर्जी मतदाता थे? अब इसमें एक और मैं एविडेंस जोड़ देता हूं, एक एविडेंस, और ये एविडेंस ऐसा नहीं है, इसको मैं कहता हूं परिस्थिति जन्य साक्ष्य। ये ऐसा है कि शिरडी का, आपको याद होगा, पोलिंग के दिन हमने दिखाया था, चलाया था, आपको याद होगा, शिरडी में जहां विखे पाटिल मैदान में थे, विखे पाटिल का शैक्षणिक साम्राज्य है, उनके तमाम मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के कॉलेज हैं। शिरडी में कांग्रेस की ही प्रत्याशी पहुंच गई, और वहां पर जो वीडियो में कैप्चर हुआ, एक छात्रा तो बेचारी नहीं बता पाई, तो भगी, फिर वहां से निकल गई, ये सब रिकॉर्ड हुआ है। वहां पोलिंग बूथ पर पूरी की पूरी कतार जो थी, वो छात्र और छात्राओं की कतार थी, पूरी कतार। वहां पर जब पहुंची कांग्रेस की प्रत्याशी, तो उसने पूछताछ, बगल में कोई था, वो मोबाइल ऑन कर लिया, वो पूछताछ करने लगी कि जी कहाँ घर है बेटा आपका। एक छात्रा सामने आई, कहाँ घर है आपका? तो वो बताई शायद धुलिया या धुले, जो है, एक, वो 300 किलोमीटर, शिरडी से 300 किलोमीटर उस बच्ची का गांव था, उस छात्रा का, 300 किलोमीटर दूर। तो पूछा उससे कि यहाँ पर कैसे वोट डाल रही, तो अब वो घबराने लगी, छात्र है, वो घबराने लगी, उल जलूल, मतलब उल्टा सीधा बोलने लगी, हर बात में कंट्राडिक्शन, हर सेंटेंस में कंट्राडिक्शन होने लगा।
फिर वो आधार मांगने लगी जो है प्रत्याशी कांग्रेस की। वो करते करते वो फिर तुरंत वहां से भगी कि कैसे बेटा आप यहाँ वोट डालने आ गई, आप तो बताई कि वो कॉलेज का नाम बताई कि हम विखे पाटिल के कॉलेज में स्टूडेंट हैं। तो ये जो 47 लाख की बात, इसको पता नहीं कांग्रेस के लोग जोड़ घटा पाते कि नहीं। हम लोग तो, मैं तो बार बार कहता हूँ कि कम बुद्धि हम लोग के पास है। तब भी उस दिन 20 नवंबर को हमने जो शिरडी में देखा था, ये 47 लाख वोट जो आज कहा जा रहा है कि ये फर्जी मतदाता थे। अब ये फर्जी थे कि नहीं थे, लेकिन शिरडी के कॉलेज में हमने देखा कि एक शैक्षणिक साम्राज्य का एक जो है बादशाह, उसने अपने छात्र छात्राओं को वोटर आईडी पकड़ा दिया था मतदान के लिए, और ये कैमरे में जो कैद हुआ वही हम बता रहे हैं। तो अब इससे बड़ा क्या एविडेंस होगा। लेकिन इस दौर में आप एविडेंस की बात मत करिए। एविडेंस आप दिखाएंगे किसको अभिषेक, किसको दिखाएंगे अभिषेक? एविडेंस नहीं, दिखाने के लिए आपके सवाल ये पास उठता है, देखिए पहली चीज ये है कि इलेक्शन के चुनाव याचिकाओं के निस्तारण के लिए और समय पर उसके निपटारे के लिए कई बार संसद से लेकर कई जगह, यहाँ तक कि जुडिशियरी के अंदर भी इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि समय रहते इसका निस्तारण हो। लेकिन चंद्रचूड़ साहब की बात क्या करें, वो रिटायर हो गए, कुछ अच्छे जजमेंट भी दिए। महाराष्ट्र का जजमेंट उनमें सबसे बेहतरीन जजमेंट में से था, और जजमेंट में उन्होंने साफ साफ कहा था महाराष्ट्र सरकार के वकील को, जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए थे, उनको कहा था कि ये मामला ध्यान रखिए, लोकसभा चुनाव तक नहीं जाना चाहिए, अगले साल निपटाएंगे क्या आप? और अगला साल उनके रहते हुए आ भी गया। और तब भी स्पीकर ने जो फैसला दिया वो बड़ा अनोखा फैसला था। तो सवाल ये उठता है कि न्यायपालिका को भी इस पर सोचने की जरूरत है यार। उससे भी बड़ा सवाल, हर सवाल के जवाब में राजीव कुमार साहब घर बैठ जाते हैं। राजीव कुमार साहब के जो दोनों सहयोगी हैं, जो उनके बराबर अधिकार रखते हैं, 3 लोग हैं चुनाव आयोग में, राजीव कुमार के आयोग में, और ये तीनों लोग जो करते हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आता कि चुप्पी क्यों साध लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब होश संभाला, जीके की किताब खोलते थे और दूरदर्शन का टेलीविजन, तो 3 चेहरे दिखते थे, और वो 3 चेहरे आपको मैं बता देता हूं, टीएन शेषन, एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति। और इन तीनों चेहरों को देखकर पॉलिटिशियन की क्या हालत होती थी, मतलब उतनी बुरी हालत तो स्टीव बटलर जैसे अंपायर को देखकर सचिन तेंदुलकर की भी नहीं होती होगी, जो हालत होती थी। लेकिन आज की तारीख में आप देखें, कोई कुछ भी कह दे रहा है, बहुत बुरा लगता है। मैंने देखा अभी एक यूरोपियन कंट्री में किस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त के चेहरे पर वो पोलतार अलकतरा जिसको बोलते हैं, वो किसी ने पोत दिया। बड़ा अजीब लगा कि भाई लोकतंत्र में सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखा जाए तो राजीव कुमार का आयोग अपनी गतिविधियों से खुद ही अपने चेहरे पर काली खुदवा रहा है। अब इतने वोटर बढ़ जा रहे हैं आशीष जी, मुझे तो डर लगता है कभी कभी कि हमारा आपका नाम भी तो किसी ने नहीं जोड़ दिया हमारा उसके वोटर लिस्ट में। वो हो चेक सकता करवाना होगा ऑनलाइन हो सकता है कि कहां से हो इतने सारे लोग आ गए। बहुत सारे लोग आ गए मैं होंगे। चिंता का विषय अभिषेक इससे बड़ी है कि जो मैंने अभी सारे आंकड़े रख दिए जितने A to Z थे, और बहुत सारे और भी तकनीकी पहलू हैं, लेकिन उसको मैं फिर सामान्य उस पे आता हूँ, सामान्यकरण इसका करते हैं। जो आपने कहा न्यायपालिका की स्थिति वो है कि आपने गांव कस्बे में देखा होगा, हम लोग तो वहीं का एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे घर होते हैं जहां पर जो घर का अभिभावक होता है, बाप होता है बच्चों का, वही सबसे नकारा होता है। वो पूरे दिन अब कैसे पड़ा रहता है, चाहे वो ढक्कन भर लेके, चुल्लू भर लेके, गिलास भर लेके, वो सुबह शाम तक पड़ा रहता है, घर में पड़ा रहता है। और जब भी उसको होश आता है, थोड़ा सा तंद्रा उसकी टूटती है, पानी छिड़क देता है कोई, तभी उसको बड़ी चिंता होती है, यार बच्चों को भूख लगी है, घर में कुछ खाने को नहीं है। चिंता खूब जताता है। लेकिन फिर बच्चों को दे चाहे न दे, अपना 35 रुपए का इंतजाम, 40 रुपए जो भी रेट हो उतने का इंतजाम करके और फिर सो जाता है। वही हालत ये टिप्पणी मैं कर रहा हूं अपनी जिम्मेदारी पर, वही हालत न्यायपालिका की, चिंता जताती है। चंद्रचूड़ चिंता ही जताते जताते चले गए, चिंता जताते रहे कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए, साहब भी चिंता जता रहे थे। तो चिंता जताते जताते चले गए। अब देखिए चिंता, लेकिन असल चिंता क्या है? इतने सारे सबूत हैं, आप लेकर के आ रहे हैं, तमाम लोग लेके आ रहे हैं, हम जुटा रहे हैं, और पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं। इतने सबूत हैं, वोटर लिस्ट का सबूत, वीडियो का सबूत, कहा जा रहा है तमाम जगह मशीनों के लॉक टूटे हुए थे, कहीं पे 3 लॉक के बजाय 1 लॉक, तमाम तरह के सबूत हैं। सुनेगा कौन साहब? मैं एक उदाहरण देता कौन है? हूँ आशीष जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आशीष जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने कहा था
मुझे याद है हम लोग कॉलेज में आ चुके थे और 2004 का लोकसभा चुनाव जो मशीनों से ही हो रहा था। राजद सुप्रीमो लालू यादव 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, छपरा और मधेपुरा। छपरा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ने काउंटरमैंड कर दिया, रद्द कर दिया। मधेपुरा से लालू यादव को सर्टिफिकेट मिल गया, वो जीत करके रेल मंत्री भी बन गए, शपथ भी ले ली। उनके मंत्री बनने के बाद दोबारा चुनाव हुआ छपरा का। खैर, जब मंत्री कोई बन जाता है दोबारा चुनाव होगा तो लोग आमतौर पे जनता में पिघल जाती है, वो बात मैं भी मानता हूँ। उसके पहले भी हो सकता है कि वो जीत रहे हो, जो भी रहा हो या हार रहे हो। दोबारा चुनाव हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और उसमें लालू यादव चुनाव जीते। फिर उन्होंने मधेपुरा की सीट छोड़ दी और छपरा की बरकरार रखी। इलेक्शन को काउंटरमैंड करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग समय समय पर करता रहा है। इंद्र कुमार गुजराल बनाम यशवंत सिन्हा का पटना का 91 का चुनाव काउंटरमैंड हुआ था। तो चुनाव काउंटरमैंड होता रहा है, रद्द होता रहा है और चुनाव रद्द करने की परंपरा इस देश में रही है। आज की तारीख में तो चुनाव रद्द मैंने सुना ही नहीं है कि हो। अब पहले क्या होता था कि आपको जो सामने दिखता था कि कोई बूथ कैप्चरिंग कर रहा है तो आपने रद्द कर दी। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजिकल, क्या कहा इन्होंने, अखिलेश यादव ने, इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग एक टर्म यूज किया है अखिलेश यादव ने। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग हो रहा है उसका तो अब सबूत लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कौन सी परिपाटी है कि तैयार नहीं? मतलब आप बताइए, बैंक भी आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए, कोई ओटीपी भेज दे, कुछ कर दे, बैंक भी सबूत लेता है और बैंक भी इंक्वायरी करके कई बार पैसा आपका लौटा देता है उस आदमी को रिकवर करके। जो आजकल साइबर फ्रॉड हो रहा है, जिस साइबर फ्रॉड को पकड़ने के चक्कर में बेचारे ईडी के कुछ अफसर के साथ बदसलूकी हो गई थी, अभी कल या परसों की बात है। अब आज की तारीख में ये तो एक तरह का फ्रॉड ही माना जाएगा और इस फ्रॉड को सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं है? मुझे याद है, जानते हैं आशीष जी, मैं 1 मिनट 1 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा आपका। निठारी कांड जब हुआ था, जिसमें 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों का, वो आपको पता है, वो जो घटना नोएडा में हुई थी निठारी में, उसमें क्या कहा था, 2-3 बच्चों के जो बच्चे गायब थे, उनके माता पिता आकर कैमरे पर क्या बोल रहे थे? कैमरे पर बोल रहे थे कि भाई जब हम लोग गए थाने में तो कहा गया कि अरे अरे भाग गई होगी किसी के साथ उसकी बेटी। इस तरह की बात। तो वही थाना वाला अप्रोच राजीव कुमार और उनका पूरा आयोग लेके बैठा हुआ है। देखिए, जो आपने कहा अखिलेश यादव ने, पॉलिटिशियन है, इन लोग को थोड़ा सा और भी सख्त रुख अपनाना चाहिए। हम लोग तो पत्रकार हैं। जो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग, मैं उसे अलग तरीके से देखता हूं। दरअसल जिस दौर की आप बात कर रहे हैं ना कि चुनाव रद्द होते थे, तब बूथ कैप्चरिंग, चाहे वो कागज वाला जमाना था, बैलेट वाला, तब जो बूथ कैप्चरिंग होती थी वो अपराधी कौन से, माफिया कौन से करते थे? गैर सरकारी। इसलिए सरकार में बैठे योग्य अफसर, काबिल अफसर चुनाव को रद्द कर देते थे। जब सरकार में बैठे सरकारी पदों पर आसीन माफिया की तरह आचरण करने वाले लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं डिजिटल तरीके से, डिजिटल बूथ कैप्चरिंग हो रही है, वोटर लिस्ट में कैप्चरिंग हो रही है, जब बूथ कैप्चरिंग का आकार बहुत बड़ा हो चुका है। क्या है क्या आशीष जी, ये लोग जो इलेक्शन करा रहे हैं, जो आयोग में बैठे हुए हैं, सब जामताड़ा गैंग से ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि मसूरी में लवासना से ट्रेनिंग लेकर आए हैं? मैं वही करा, जब यही लोग बैठे हैं तो कौन रद्द करेगा? अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं आखिर में, हाँ, अरे जामताड़ा गैंग अब तो, लेकिन जामताड़ा गैंग छोटा पड़ गया। अब तो गली गली में साइबर वाले जो हैकर और वो बैठे हैं, उसूली गैंग, फिरौती गैंग, अब तो घर में ही कर ले रहे हैं आपको अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं लोग। तो उस दौर में आखिरी में खाली एक बात कहूंगा कि ये जो चुनाव रद्द होना, ये तो मैं कल्पना भी नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं आपको ताजा एक खबर बताता हूं। ये जो 47,200 रुपए पर बूथ जमा करके मैच पर्ची और मशीन के मिलान का प्रावधान संजीव खन्ना ने दिया था आज के सीजेआई, तब उन्हीं की अगुवाई में बेंच थी, शायद 26 अप्रैल 2024 को। उस आदेश को रत्ती भर नहीं राजीव कुमार मान रहे हैं।
रत्ती भर नहीं। जहां जहां गया वहां वहां, अभी महाराष्ट्र से राजशेखर राव हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। राजशेखर राव के पास आज कई फोन आए कि वहां पर जो डीएम के पास जा रहे हैं ना, 47,200 रुपए पर बूथ, 5% बूथ पे वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। आप सोचिए करीब 15, 16, 18 बूथ आएंगे हर विधानसभा क्षेत्र में। ये भी एक अलग स्कैम का है। जाएगा तो भले राजकोष में ही, लेकिन बताइए, न हर्रे न फिटकरी, वही कर्मचारी कोई ऐसा था ही नहीं कि बाहर से कर्मचारी विदेश से बुलाने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे। 47,200 रुपए पर ये बूथ क्यों? फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या है आशीष जी, ये फॉर्मूला मैं हम्म, बताता हूँ क्या है, होता क्या है हमारे हम्म, आपके इलाके में, कि जैसे आप देखते होंगे कि जो जमीनों की जमाबंदी होती है वो बड़े भाई के नाम से होती है अक्सर, साझी परिवार के, संयुक्त परिवार की, कि सभी भाइयों ने एक भाई को पैसा दे दिया, जमीन खरीद ली। बड़ा भाई अगर वो जनरेशन गुजर गया तो बड़े भाई का जो बाल बच्चा होता है वो क्या करता है कि नहीं भाई, ये हमारे पिताजी के नाम के हमरे है, हम्म, हम ही इसको सक्सेशन लेंगे, हम ही चढ़वाएंगे, चढ़वा भी लेते हैं लोग, आप लड़ते रहिए केस। हम्म, वही स्थिति यहाँ हो गई है पूरी तरह से, कि अब 47,000 रुपया दीजिए और तब जाकर के आप इंक्वायरी कराइए, और उस नहीं, इंक्वायरी में भी वो तय करेंगे कि उसके टर्म्स कंडीशन क्या होंगे, आप कैसे करेंगे। आगे सुनिए, वही बात तो आगे सुनिए, यही यही पे आखिर कर देंगे हम खत्म इस प्रोग्राम को, इसी यही बता करके कि वो 47,200 पर बूथ दे के, प्रत्याशी जब दे के लेके जा रहा है देने के लिए, तो वहां पर जिलाधिकारी कह रहे हैं कि हम तो जो उस दिन 20 नवंबर को हुआ था वो वेरीफाई नहीं करवाएंगे, हम मॉक पोल करवाएंगे मशीन रख के। ठीक, उसके आगे अगली बात सुनिए। आज एक ही जिले से 4-5 कॉल गए राव साहब के पास, उन्होंने मुझे निजी तौर पर बताया और हमारे साथ बैठे। उन्होंने कहा कि 5-6 ऐसी जगहों से लगातार फोन आ रहे हैं कि जब ये प्रत्याशी जा रहे हैं तो डीएम क्या कह रहा है, कहां इस लफड़े में पड़े हो, कोई फायदा नहीं होगा इससे, लौट जाओ। अरे तुमसे भाई कोई जो है सलाह मांगने गया है, वो पैसा लेके पर्ची कटवाने गया है, उससे रसीद दो और जांच करवाओ। ये किस तरीके से डिमोरलाइज करना, इनको भटकाना, उनको निराश करके वापस भेज देना, कुल मिला जुला करके ये पर्ची के मिलान से सब घबराते हैं। यही बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे एविडेंस हैं। 19 अक्टूबर से क्या हुआ कांग्रेस की इस दलील पर, इस वोटर लिस्ट के स्कैम पर, जो आरोप कांग्रेस का है, पूरा डिटेल डाटा के साथ कांग्रेस आरोप लगा रही है ना। आप बैठिए, खारिज कर दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप इसको कहिए कि हाँ ठीक है, खारिज कर दीजिए, आइए तो। लेकिन खारिज कैसे करेंगे? जी हम नहीं मानते हैं इनकी इस इस आंकड़े को, या 47 लाख बढ़ ही गए हैं, इनको नहीं पता है, ये लोग देश विरोधी हैं, ये लोग जो है देश की तरक्की नहीं देखना चाहते, इसलिए 47 लाख का आंकड़ा लेके आ गए हैं। यही बोल दो आकर के। भाई अडानी के मामले में क्या बोला जा रहा है? राइटर्स लिख रहा है कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो भारत की इकोनॉमी पर जो है इस दौर में रिस्क है, शायद 31 मिलियन या कितने जो है बैंकों का कर्ज लेकर के बैठा हुआ, 31 मिलियन डॉलर के आसपास है, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा फिगर। 34 मिलियन, राइटर्स 34 मिलियन डॉलर। 34 मिलियन डॉलर, वो बैंक का लोन, इंडियन भारत के बैंकों का लोन उसके पास है। आज अगर वो कोलैप्स कर जाएगा तो पता है उसका कुछ जाए चाहे ना जाए, लेकिन अभिषेक कुमार का, आशीष चित्रांशी का, हम लोगों को कहीं बॉन्ड एफडी ओफडी अगर होगी पता नहीं, वो बैंक में ताला लग जाएगा। बहुत बैंकों को भागने के बाद या डूबने के बाद हमने देखा है वहां पर लोगों को जो है अपना सर पटकते हुए, चैनल पकड़ करके वहीं फूट देखिए फूट के रोते आशीष हुए, जब जी, चैनल में ताला लटक जाता है। तो आशीष जब जी, इस अब इस देश में कार्यक्रम को अडानी के नाम पे हम भी, करने की अभिषेक, तरफ चल रहे हैं। जी, उस अडानी के नाम पर भी इस देश में क्या कहा जाता है? अडानी का नाम ले रहे हो, देश की तरक्की रोकना चाहते हो, देशद्रोही हो। वो पूरा भाजपाई सेल जो है नहीं मुझे बड़ा अडानी के आश्चर्य हुआ आशीष जी, मैं कार्यक्रम को तो खत्म कर रहा हूँ लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं क्लोजिंग रिमार्क की तरफ चल रहा हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राज्यसभा में सभापति महोदय जो है, विद्वान आदमी है, वकील है, राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री से लड़ जाते थे, और वो कह रहे अडानी का नाम लेते ही नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। भाई नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड किसके बारे में कहा जाता है? आप भी लड़ आमतौर पर जाते जो हैं। असंसदीय अमर्यादित शब्द होते हैं। अब अडानी इस देश में एक सरनेम है, हम सभी हर सरनेम की इज्जत करते हैं, कोई किसी को कहता है क्या अडानी कहीं का? लेकिन उनके आचरण तो यही दिखा रहे थे कि अडानी आपत्तिजनक शब्द हो गया उनकी नजर में, तभी वो कह रहे थे नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। खैर, ये नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा
दरअसल ये 47 लाख का मामला ये लंबा चलने वाला है, और इस मामले को लेकर सबसे पहले इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा है कि इंडिया गठबंधन के लोग इस देश में बिल्कुल। चुनावी सुविधा के लिए किस हम्म, हद तक संसद का, जनमत का, सिविल सोसाइटी का और जन जागरूकता को लेकर के अपनी क्षमताओं का लोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि अंततः चाहे न्यायपालिका की अदालत में न्याय मिले ना मिले, जनता की अदालत में इस देश की और दुनिया की प्रवृत्ति रही है कि इमरजेंसी के दौर में भी लोगों को न्याय मिला, बोफोर्स के दौर में भी न्याय मिला, अन्ना आंदोलन के बाद की परिस्थितियों में भी न्याय मिला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी न्याय मिला, कांग्रेस के लोगों को भी अलग अलग समय पे न्याय मिला। जनता की अदालत में क्या इस देश में इंडिया अलायंस जन जागरूकता फैलाने की स्थिति में है? क्योंकि इंडिया अलायंस के आज के नेताओं और खासकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा, ये 1885 वाली कांग्रेस, निवेदन प्रतिवेदन वाली दादा भाई नौरोजी के जमाने वाली कांग्रेस की तरह व्यवहार कर रही है। और जितना गंभीर मुद्दा ये लोकतंत्र के लिए है, दरअसल सिविल सोसाइटी के लोग यदि बोलते हैं तो खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम तरह की उपाधियों से उन्हें नवाज दिया जाता है। लेकिन क्या इस देश में लोकतंत्र को तानाशाही के स्वरूप में जिंदा रखा जाएगा? तानाशाही का कोट पहना कर लोकतंत्र को जिंदा रखा जाएगा? अगर यही हालत बनी रही तो राजीव कुमार साहब के आयोग की जो अशोका रोड पर लाल रंग की बिल्डिंग है, उसका बेहतर इस्तेमाल यही हो सकता है कि उसे बारात घर बना दिया जाए और या फिर उसमें चिवड़ा, घुगनी, पान वगैरह के काउंटर लगाने के लिए दे दिया जाए। वो दफ्तर वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि वो अब अपनी प्रासंगिकता, निर्वाचन सदन खोता जा रहा है। चिवड़ा घुगनी वहां बिकेगा, जो चने की लाई वगैरह होती है, घुगनी, आशीष जी समझ रहे होंगे, चिवड़ा घुगनी नहीं नहीं, बिकेगा, पान वगैरह बिकेगा, तो लोगों का क्या होगा? वहां चिवड़ा तक ही ठीक है, बारात घर नहीं बताइए, क्योंकि पता चला घराती 200 बाराती की व्यवस्था किए हैं, 350 आ गए। आप बता भी नहीं सकते कि 150 बढ़े कैसे, जब 47 लाख बढ़ जा रहे हैं तो घराती 200 बाराती का इंतजार करेंगे, आएंगे 400 बाराती, तो उसको बारात घर मत बनवाइए, वहां चिवड़ा जी। उड़ा ही ठीक है। हाँ, तो चलिए, बीड़ी चिवड़ा पान घुगनी चिवड़ा। मिलेगा तो हमारे यहाँ की चंपारण का चंपारण मटन भी मिलेगा, हम लोग को भी दिल्ली में मिल जाएगा। कम से कम लोकतंत्र ना बचे तो अपना अपने यहाँ का जो खान पान है वही बचे। खैर, ये बेहद गंभीर मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर के किस प्रकार से इस देश के लिए लोकतंत्र को चाहने वाले लोग, वो लोकतंत्र जिसके लिए इस देश में 1857 से शुरू हुई क्रांति 1947 में 90 साल चलने के बाद इस देश को लोकतंत्र और आजादी की खुली हवा में सांस लेने लायक बनाया था, सुकुमार सेन से शुरू हुआ सफर राजीव कुमार तक आकर जो थम गया सा लगता है, उस सफर में क्या महाराष्ट्र सबसे बड़े सफरर के तौर पर सामने आ रहा है? ये सवाल, और इसी सवाल के साथ हम छोड़े जाते हैं कि जनमत का अपहरण हुआ है या जनमत वाकई उस रूप में सामने आ रहा है जो बाल ठाकरे कभी कहा करते थे, कमलाबाई वही करेगी जो हम चाहेंगे। तो क्या राजीव कुमार का आयोग वही करेगा जो कृष्णा मेनन मार्ग चाहेगा? थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, क्या वो वही करेगा जो एक खास किस्म की लॉबी चाहेगी? इसी सवाल पर आपको छोड़े जाते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेहद गंभीर शब्दों को वेदना के साथ जिस रूप में आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा, निश्चित तौर पर एक बहुत गंभीर परिस्थितियों की तरफ इशारा करता है। नमस्कार।